हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस गाला पेपर 3 का सेक्शन डी। सेक्शन डी कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होगा। 47 से लेकर 53 तक में 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? एनी 4। ठीक है, तो और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। तो ये तो 16 मार्क्स यहाँ पर हो गए। और एक क्वेश्चन होता है 54 नंबर का क्वेश्चन जो मैप है। ठीक है, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। और हर एक गाला पेपर के मैप का सॉल्यूशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, उसका वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि मेडिकल साइंस, मैथ्स या केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो बेसिक है, फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक का, उससे यहाँ पर मैंने आंसर लिया है। हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस। The great sages of our ancient India have gifted invaluable heritage of science to the world. They have made outstanding contribution कौन सी फील्ड में? In the field of metallurgy, chemistry, science of medical, फिर मेडिसिन, फिर सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र और फिजिक्स। ये सारी साइंस की ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे इंडियन सेजेस का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, art, religion, education and philosophy, but also it has made immense contribution in the field of science and technology। यानी कि लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन के अलावा हमारा कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा है। फिर मॉडर्न एज रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट इंडिया हैज साइंटिफिक एटीट्यूड अलोंग विद रिलीजियस आउटलुक। तो आज के जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं उन्होंने भी ये प्रूव कर दिया है कि इंडिया रिलीजियस होने के साथ साथ बहुत ही साइंटिफिक भी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्यभट्ट। ही वॉज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड mathematician. His important contribution to the world are discovery of zero, value of pi, decimal system, etc. Hence he is known as the father of mathematics. फिर है महर्षि चरक। तो महर्षि चरक has written चरक संहिता in which he has mentioned over 2000 medicinal herbs। नंबर याद रखना, 2000 medicinal herbs के बारे में इन्होंने बताया है। फिर है वराहमिहिर। So Varamihir was the great astrologer और astronomer। ठीक है, ये दोनों ही थे। Who divided astrology into 3 section। तो यहाँ पे 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि who divided astronomy in 3 section। तो वराहमिहिर। और वो सेक्शन कौन कौन से हैं? तंत्र, होरा और संहिता। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है कि प्लैनेट की मूवमेंट और उनकी पोजीशन का असर ह्यूमन लाइफ में क्या होता है उसको पढ़ना। फिर हिज ग्रंथ नेम बृहत संहिता, ये नाम याद रखना है, 1 मार्कर में भी आ सकता है। गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स ऑन मैन फ्यूचर। तो प्लैनेट्स की पोजीशन, उनके मूवमेंट का असर मैन के फ्यूचर पे क्या हो रहा है, यानी कि पूरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो बुक है जो वराहमिहिर ने लिखी है उसका नाम क्या है? बृहत संहिता। फिर क्वेश्चन है, स्टेट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड इन एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यानी कि लॉज रिलेटेड क्या क्या चेंजेस एग्रीकल्चर में लाए गए। फॉलोइंग आर द इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। पहला है, गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स थ्रू द लॉ लैंड टू द टिलर। यानी कि जो जमींदारी सिस्टम था उनको हटा दिया गया और जो टिलर्स हैं उनको ओनर ऑफ द लैंड बनाया गया इस एक्ट के थ्रू। पहले क्या था कि सिर्फ जमींदारी लैंड ओन कर सकते थे, उनमें जो टिलर काम कर रहे हैं वो लैंड को ओन नहीं करेंगे, ऐसा लॉ था। लेकिन अब जब उसको हटा के, जमींदारी सिस्टम हटा के ये लैंड टेनेंसी एक्ट आया तो टिलर्स को भी ओनर बनाया गया एंड टिलर्स हैव बीन गिवन देयर राइट, यानी कि उनको हक प्रोवाइड किया गया कि वो भी लैंड ओन कर सकते हैं। डिस्पैरिटी अमंग लैंड ओनर्स हैव बीन रिमूव बाय लैंड सीलिंग एक्ट। तो लैंड सीलिंग एक्ट में यानी कि एक ही जमींदार बहुत सारी जमीन ओन करता था, तो वहां पे लिमिटेशन लगा दी कि इससे ज्यादा जमीन ओन नहीं कर सकते। तो ये था लैंड सीलिंग एक्ट। देन फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या होता है? मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वर्सेस उसी चीज का प्राइस फार्मर्स को जो मिल रहा है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट पे करती है, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडी। तो फार्मर्स को सब्सिडी मिलती थी किसके थ्रू? किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। बैंक्स के थ्रू भी उनको सब्सिडी मिलती थी।
Farmers are given full insurance protection of their crop through Prime Minister Crop Insurance Scheme. इस स्कीम के अंडर उनको इंश्योरेंस मिलता था, फुल इंश्योरेंस अपने क्रॉप का, when the crop fails due to drought or through excessive rain. ठीक है, जब जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या फिर बारिश ही ना हो, इन दोनों रीजंस की वजह से पूरा एग्रीकल्चर खराब हो जाता था, क्योंकि एग्रीकल्चर कैसा है, अनप्रिडिक्टेबल है, पूरा मानसून पर डिपेंडेंट है। तो अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो उसकी भरपाई करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो ये स्कीम उस पर थी। By providing legal support, an open auction process is made widespread for the sale of farm products in the marketing yards. तो जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट ही मार्केट में बेचना, इस तरीके का एक लीगल सपोर्ट बनाया गया। फिर फैसिलिटीज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केट एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव वेयरहाउस एंड कोल्ड स्टोरेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एसेट्रा हैव बीन प्रोवाइडेड सो दैट द फार्मर्स वुड गेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द फार्म प्रोडक्ट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि गवर्नमेंट एक प्राइस सेट करती है कि फार्मर्स के प्रोडक्ट को इस प्राइस से नीचे कोई भी नहीं खरीद सकता। वरना क्या होता था कि जो मीडिएटर्स हैं वो लेट्स से फार्मर्स से जो मीडिएटर्स हैं वो 15 रुपए पर केजी में कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और यही लोग मार्केट में जाके इसको 30 रुपए पर केजी में बेचेंगे। तो यहाँ पे इनका तो डबल प्रॉफिट हो गया, लेकिन फार्मर को यहाँ पे बहुत ही कम प्रॉफिट। तो ठीक है, सिर्फ कॉस्ट निकल जाए, उतना पैसा मिल जाए, बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो हटा दिया गया और गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया कि इससे नीचे तो कोई फार्मर से प्रोडक्ट खरीद नहीं सकता। फिर फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग फॉर द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्मर्स एट सपोर्ट प्राइसेस। तो ये 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट फार्मर से उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। कौन कौन से? NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर है GROFED, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन। और तीसरा है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये 1 मार्क्स में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर व्हीट और नेम द इंपॉर्टेंट स्टेट्स और रीजन ऑफ इंडिया हैविंग इट्स नोटिसेबल प्रोडक्शन। तो व्हीट का पूरा शॉर्ट नोट ही लिखना है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो व्हीट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ कंट्री आफ्टर पैडी। ठीक है, व्हीट इज ग्रोन ओवर 1/3 एरिया ऑफ एरेबल लैंड ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री में जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 1/3 हिस्से में व्हीट का प्रोडक्शन होता है। इट इज द सब्सटेंशियल फूड फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सब्सटेंशियल यानी कि इंपॉर्टेंट फूड है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। फीड वहां का स्टेपल फूड है। स्टेपल यानी कि जो वो रूटीनली कंज्यूम करते हैं। Wheat is a rabi crop of temperate zone. It requires black or fertile loamy soil and more than 75 centimeter of rainfall. लेकिन 75 से 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चलेगी और जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है वहां व्हीट का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद व्हीट का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादातर जिस स्टेट में होता है वो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। फिर these states contribute about 2/3 of the total national production, यानी कि इंडिया में जितना भी व्हीट का प्रोडक्शन होता है उसमें से 2/3 तो इन 3 स्टेट से आ जाता है। As there is irrigation facility in these states, there is more per hectare production। इन सारे स्टेट कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, इस वजह से पर हेक्टर प्रोडक्शन भी बढ़िया होता है। और कैनाल वाटर पंजाब, ड्यू टू कैनाल वाटर इन पंजाब देयर इज अबंडेंट व्हीट प्रोडक्शन। पंजाब में इरिगेशन फैसिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी है, इस वजह से वहां व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई पंजाब इज आल्सो कॉल्ड एज व्हीट बोल ऑफ इंडिया। Wheat is also produced in the states of MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। और गुजरात में भाल रीजन में जो व्हीट होता है उसको क्या बोला जाता है? भलिया व्हीट। Among all food grains used in the daily meals, wheat is the best। जितने भी फूड ग्रेन्स है सबसे बेस्ट कौन सा है? व्हीट है। और सारे ग्रेन्स में सबसे न्यूट्रिशियस भी कौन सा होता है? व्हीट ही होता है। इस वजह से व्हीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ ग्रेन्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the reasons for emergence of poverty? तो पोवर्टी का असली रीजन जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादातर पोवर्टी हमको रूरल एरियाज में ही देखने को मिलती है। द ओरिजिन ऑफ पोवर्टी इज मोर डीप रूटेड इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। क्योंकि रूरल एरियाज में पोवर्टी है तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ आते हैं? शहरी आते हैं। अर्बनाइजेशन ज्यादा होता है तो अर्बन में भी अपने को पोवर्टी देखने को मिल जाती है। तो यानी कि जो डीप रूटेड पोवर्टी है वो कहाँ पे है? रूरल एरियाज में। उसके रीजंस क्या है? पहला,
decrease in income from agriculture sector because of insufficient development in the field of एग्रीकल्चर एंड इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज। एग्रीकल्चर इतना आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज है नहीं, तो वो एग्रीकल्चर से इतना कमा नहीं पाते हैं। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, फार्मिंग के अलावा दूसरा कोई इनकम का जरिया या दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में नहीं देखने को मिलता है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अदर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एम्प्लॉयमेंट अगर है भी तो उनको उनके बारे में नॉलेज नहीं है, एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग की कमी है। फिर इंक्रीज इन डेट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, फालतू चीजों में खर्चा कर देना जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम या ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन और कस्टम, रीति रिवाजों के पीछे जो खर्चा होता है, तो ये लोग ये सारे एक्सपेंडिचर कर्जा लेकर भी करते हैं, है ना। तो ये भी एक रीजन हो गया। फिर है ड्यू टू इलिटरेसी द पुअर बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती तो उनको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। Along with that, they are not able to get proper benefit of government scheme because of lack of information. गवर्नमेंट ने अगर रूरल एरियाज के लिए कोई स्कीम निकाली भी है, पर अगर लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो उस स्कीम का फायदा कैसे उठा पाएंगे, ठीक है। फिर ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब यहाँ पे थोड़ी गवर्नमेंट की गलती आती है कि जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है तो वहां पे सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, अर्बन एरियाज को। इसकी वजह से जो रूरल एरियाज है या पुअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का वो पीछे छूट जाता है। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वाज एनकरेज व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप्स वाज रिड्यूस। कैश क्रॉप्स यानी कि जहां से अच्छा खासा पैसा बन सकता हो, ऐसे क्रॉप ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो एडिबल क्रॉप्स हैं जैसे व्हीट राइस ये सब हो गए, इनका प्रोडक्शन कम। अब क्या है कि प्रोडक्शन उनका कम पर डिमांड तो उतनी ही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी पर सप्लाई हो नहीं पाएगा। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है और सबसे ज्यादा सफर कौन करता है, पुअर लोग, ठीक है। दिस ट्रिगर द स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स की कमी हो जाएगी, एंड पल्सेस एंड प्राइस विल राइज बिकॉज ऑफ विच पीपल कुड नॉट गेट मील्स ट्वाइस अ डे, ठीक है। तो एक दिन में 2 वक्त का खाना भी वो नहीं खा पाते हैं। Then because of execution of economic reforms, rural economy collapsed, cottage and small industries broke down. जब economic reforms आए तो सबसे नुकसान तो रूरल इकोनॉमी को हुआ, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारा ध्यान जो दिया जा रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, इसलिए कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी खत्म हो गई। ये जो इंडस्ट्रीज थी ये विलेज एरियाज में थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी, पर वो भी खत्म हो गया। फिर माइग्रेशन बढ़ गया, अब गांव में कोई जरिया नहीं है कमाने का तो शहर तो आएंगे। इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज, और धीरे धीरे जो इनकम है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम होती गई। पुअर पीपल आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड डिसीजेस, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, तो माल न्यूट्रिशन और अलग अलग डिसीजेस का शिकार हो जाते हैं। अगर अब बीमार हो गए तो हेल्थ के पीछे तो खर्चा करना ही पड़ेगा, यानी खर्चा बढ़ गया पर इनकम तो उतनी की उतनी है, स्टैटिक है। फिर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल बिजनेसेस, कॉटेज इंडस्ट्री एक्सेट्रा वर डिटेरिएटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज क्रिएटेड। जैसे कि मैंने भी बताया, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री ट्रेडिशनल बिजनेस छोटे मोटे जो विलेज में चलते हैं वो भी खत्म हो गए, तो एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत जो मिलता था कम हो गया। देयर वॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, डेथ रेट कम हो गई, एवरेज लाइफ स्पैन लोगों का बढ़ गया, सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो गया इन कंपैरिजन टू डिमांड ऑफ लेबर, यानी कि लेबर का सप्लाई बहुत है लेकिन सामने से डिमांड नहीं है। इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी तो उसका रिजल्ट है ही। दस दीज आर द रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एग्रो बिजनेस पॉलिसी एंड ई-नाम स्कीम। एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 में आई थी। स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड प्लान टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गुजरात गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट की। क्या प्लान था? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था 10 लाख पीपल को बाय सेटिंग अप एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अलॉन्ग विथ हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड। तो देखो, प्रोसेसिंग यूनिट्स सेटअप करना है, फिर जो प्रोसेस्ड फूड है उनको एक्सपोर्ट करना है ताकि पॉवर्टी किसी भी तरह थोड़ी कम हो सके। दूसरा है ई-नाम, ये है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। Under this program, agriculture market has been set up for the farmers in which farmer may get their products listed online and trader may bid
फ्रॉम एनी प्लेस। अब पहले क्या होता था कि मंडी जहां पे फार्मर्स जाते थे अपने प्रोडक्ट्स बेचने, ठीक है, अब वहां पे थे मीडिएटर्स जो फार्मर से प्रोडक्ट खरीदेंगे फिर जाके मार्केट में बेचेंगे। पर ये ऑनलाइन के थ्रू कैसा होगा कि जो फार्मर्स है वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लिस्ट कर दें। अब उनके प्रोडक्ट को तो कोई पूरे इंडिया से सब लोग खरीद सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू सेव फार्मर फ्रॉम लॉस फेस्ड बाय देम ड्यू टू मीडिएटर्स। मीडिएटर्स की वजह से जो फार्मर्स को लॉस होता था उसकी वजह से ये सारी चीज, ये स्कीम लाई गई और उनका जो पूरा प्रोसेस था वो ऑनलाइन कर दिया। जैसे मैंने अभी बताया, फार्मर्स से मीडिएटर्स ने खरीदा 15 रुपए पर केजी में और जाके मार्केट में बेच दिया 30 रुपए पर केजी में, यानी कि यहां पर तो इसको 100% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन फार्मर को यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ा। बस ये चीज ना रहे इस वजह से इसको ऑनलाइन कर दिया गया एंड दे गेट मोर रेम्यूनरेशन एंड अर्न मोर इकोनॉमिक प्रॉफिट ड्यू टू कंपटीशन। अब देखो इतने सारे लोग होते हैं खरीदने वाले, ठीक है, सब लोग बिड कर रहे हैं उसको, यानी कि ऑप्शन जैसा होता है कि कौन खरीदेगा इनके प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से फार्मर को अच्छा खासा रेम्यूनरेशन मिलता है, कॉम्पिटिशन की वजह से वो प्राइस भी बढ़िया रखते हैं। Thus, such steps should be taken which develop agriculture and yield maximum returns। तो ऐसे steps लिए जाने चाहिए जहां पे एग्रीकल्चर आगे बढ़े और फार्मर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ताकि उनको दूसरी जगह जाना ना पड़े एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो दैट फार्मर रिमेन्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बिजनेस। अगर इतना लॉस होता रहा एग्रीकल्चर में तो फिर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा एग्रीकल्चर में, वो एग्रीकल्चर करने से भागेंगे, ठीक है। इसलिए एग्रीकल्चर को अगर बचाना है तो ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मेन प्रोविजन ऑफ द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो ये राइट किस एज ग्रुप को मिला हुआ है? 6 to 14 ईयर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ यानी कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 में लेकर आया था। 2009 याद रखना। इसी के ऊपर से गुजरात गवर्नमेंट ने 18 Feb 2012 को ये सिमिलर लॉ गुजरात में अनाउंस कर दिया, ठीक है, प्रोक्लेम यानी कि अनाउंस कर देना। अब इस लॉ के अंदर जो प्रोविजंस है वो कौन कौन से? सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every child between age group of 16 to 14 should get admission in the school close to his locality। तो 6 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में एडमिशन देने से कोई मना नहीं कर सकता है। फिर दूसरा, although the child may have attained 14 years of age and if he has not completed primary education, in such cases he could be imparted free education। अगर मान लो कोई बच्चे ने 14 इयर्स की एज अटेन कर ली है पर उसके पास प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। फिर है एट द टाइम ऑफ एडमिशन द एज ऑफ द चाइल्ड शुड बी 6 ईयर। एडमिशन के टाइम पे एज कितनी होनी चाहिए? 6 ईयर। लेकिन अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो दूसरा जैसे कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड हो गया, एज रिलेटेड एफिडेविट हो गया पेरेंट्स का, इनको एज अ प्रूफ यानी कि एज प्रूफ माना जा सकता है और एडमिशन उसको देंगे। फिर है ऑल द स्टूडेंट शुड बी गिवन एडमिशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब कास्ट जेंडर ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। एनी काइंड ऑफ फीस, अब उनसे किसी भी तरह की फीस चार्ज नहीं कर सकते, फिर चाहे वो एडमिशन फीस हो या किसी भी तरह की डिपॉजिट हो, ये नहीं लिया जा सकता है। At the time of admission, interviews of children या parents should not be taken. Admission should not be given on the basis of income या education qualification और capability of parents. Admission बच्चे को देना है तो इंटरव्यू पेरेंट्स का या बच्चे का नहीं लिया जाएगा। उस बच्चे को एडमिशन उसके पेरेंट्स के क्वालिफिकेशन, इनकम या कैपेबिलिटीज के बेसिस पर नहीं मिलेगा, यानी कि पेरेंट्स को बीच में नहीं लाना है। उस बच्चे को एज के हिसाब से इस लॉ के अंडर एडमिशन मिल जाना चाहिए। फॉर द एजुकेशन ऑफ एज 3 to 5 years, ये नया आया है ईयर्स, a revolutionary step has been taken for the first time by taking nursery under the law। इस लॉ के अंडर पहले प्राइमरी था, अब नर्सरी भी आ गया है और मेकिंग रूल्स फॉर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर प्री स्कूल टीचर्स। अब प्री स्कूल टीचर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इस एज के बच्चों के साथ डील करना है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीकर सेक्शन एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ST SC के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है, हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड देयर फैमिली फॉल इन कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इस कैटेगरी के ऐसे बच्चे जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, वो भी इस एक्ट के अंदर कवर्ड है। क्लियर हुआ? देन
लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैप का होता है, ठीक है। शो द फॉलोइंग डिटेल्स विद करेक्ट साइंस एंड सिंबल्स इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ये 4 क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी कि 8 क्वेश्चन हो गए ना यहाँ पर। इसका वीडियो मैंने अलग से बना के रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो भी आप इस लिंक पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑल गाला पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने दिया है फ्रॉम 2 to 6। क्लियर हुआ? तो ये था पूरा सॉल्यूशन गाला पेपर 3 सेक्शन डी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो वो हमारी ऐप UGD पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।